महिला आरक्षण को लेकर राज्यसभा में सस्पेंस पैदा हो गया है। लोकसभा में मोदी सरकार के जबरदस्त बहुमत की वजह से विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने इस बिल का समर्थन कर दिया, लेकिन राज्यसभा में इस बिल पर अब राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जानता है कि राज्यसभा में सरकार के पास वैसी मेजॉरिटी नहीं है जैसी लोकसभा में है, इसलिए बिल पर अड़ंगा लगाने के लिए राज्यसभा को चुना गया। राज्यसभा में आज दिन भर महिला आरक्षण बिल पर बहस हुई, लेकिन शाम को विपक्ष की तरफ से संशोधन प्रस्ताव लाए गए। कांग्रेस के संशोधन प्रस्ताव में ये कहा गया कि इस बिल को तुरंत लागू किया जाए। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है। वो चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। और ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पास होते हैं तो फिर क्या होगा? क्या सरकार आज या फिर इस स्पेशल सेशन में इस बिल को पास करवा पाएगी? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महिला आरक्षण पर राज्यसभा कब लगाएगी मुहर? चेयरमैन सर, क्या विपक्ष को 2024 में मोदी लहर का डर? सरकार का ट्रम्प कार्ड बन पाएगा महिला आरक्षण? या फिर ओबीसी आरक्षण पर होगा भीषण रण? इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण भले ही लागू ना हो पाए, लेकिन 27 साल से संसद में अटके महिला आरक्षण बिल को पारित करवाकर मोदी सरकार ने एक बड़ी कामयाबी तो हासिल कर ही ली है। 33% महिला उम्मीदवार भले ही इन चुनावों में अपने लिए वोट ना मांग पाए, लेकिन बीजेपी इस उपलब्धि के नाम पर जरूर वोट मांगेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए सभी पार्टियों के नेताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सभी सियासी दलों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर जिस तरह इस विधेयक को समर्थन किया वो ऐतिहासिक है और ये विधेयक देश की मातृशक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। प्रधानमंत्री तो सभी पार्टियों को इस बिल के पास होने का श्रेय दे रहे हैं, लेकिन कुछ नेता महिला आरक्षण विधेयक को लेकर इस तरह बाल की खाल निकाल रहे हैं जिसे देखकर लग रहा है कि वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लोकसभा में तो ये बिल कल ही बहस के बाद पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इस पर आज बहस हुई और कांग्रेस की एमपी रंजीत रंजन ने विधेयक के नाम पर ही आपत्ति जता दी। रंजीत रंजन ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई दैविक वरदान हो या प्रधानमंत्री मोदी ने कोई महिलाओं पर दया की हो। रंजीत रंजन के मुताबिक ये विधेयक दया नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने
नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। आपके इस बिल में षड्यंत्र नजर आता है। 9.5 साल क्यों लग गए? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। दूसरा सवाल, महिला आरक्षण के लिए आपको स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रचार करना था। जो लाइमलाइट लेने की आदत आपको हमेशा से रही है, इसमें भी महिलाओं को भी आपने यूज किया है। तीसरा सवाल, आपने कहा जातीय जनगणना और परिसीमन का पेच जो आपने लगाया है, क्यों लगाया? कांग्रेस की एमपी रंजीत रंजन कह रही थी कि सरकार को महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए। सरकार ने इसमें परिसीमन का पेच क्यों फंसाया? ये बात कल लोकसभा में सोनिया गांधी ने भी कही थी, जिसका जवाब देते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि ये सब बातें संवैधानिक प्रावधानों में है और सरकार उसी के मुताबिक काम कर रही है। ये बात सही है कि संसद और विधानसभाओं में जितनी जल्दी महिलाओं की संख्या बढ़े उतना बेहतर होगा, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पिछले कुछ चुनावों से संसद में महिला सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1999 के चुनाव में 49 महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गईं, जो इसकी कुल संख्या की करीब 9% थी। इसके बाद 2004 के चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या में मामूली गिरावट आई और इस बार 45 महिलाएं चुनी गईं। लेकिन 2009 के चुनाव में इनकी संख्या बढ़ी, इस बार 59 महिला सदस्य चुनी गई। इसी तरह 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 62 हो गई। पिछले आम चुनाव यानी 2019 में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 78 हो गई, जो सदन की कुल संख्या का 14.4% रही। हालांकि आधी आबादी को अगर सिर्फ 14% ही सीटें मिले तो इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पास कराया। और अगर सब कुछ तय प्रोग्राम के मुताबिक हुआ तो 2029 के लोकसभा में 181 महिला सांसद दिखेंगी, जिसमें से 43 सीटें SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि 138 सीटें ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक नई जंग शुरू हो गई है। विपक्ष मांग कर रहा है कि ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, भगवतिया देवी कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाली। हम ना सहबो गाली भैया, हम ना सहबो गाली। वहां से गया से निकल करके वो संसद तक पहुंची। क्या उसके बाद भगवतिया देवी आ पाई, फूलन देवी आ पाई? चिंता न करिए दलीय व्हिप की। दलीय व्हिप समाज की व्यवस्था पे भारी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं। आज भी मौका है इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके SC/ST और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया। ये व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दायरों से अलग होकर के आप जब ओबीसी की बात करते हैं तो ये रेटोरिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए। ये नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसात न करें। ये जो फर्क हमारे इसमें आ रहा है, इससे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है। मनोज झा आज राज्यसभा में ओबीसी महिलाओं के घटते प्रतिनिधित्व पर चिंता जता रहे हैं, भगवती देवी का नाम ले रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खुद उनकी पार्टी आरजेडी ही महिला उम्मीदवारों को टिकट कम देती है। भगवती देवी 1996 में जीती थी। इसके बाद से आरजेडी की नजर लालू यादव की बेटी मीसा भारती से आगे नहीं जा पाई है, जबकि हकीकत यह है कि अगर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए तो वो भी चुनाव जीत सकती है। अगर 2019 की ही बात करें तो सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद वाले राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा महिला सांसद जीती। 2019 के चुनाव में यूपी से 11 महिला सांसद लोकसभा के लिए चुनी गई। 11 महिला सांसदों के साथ पश्चिम बंगाल भी उत्तर प्रदेश की बराबरी पर है।
ओडिशा जैसा राज्य जहां महज 21 लोकसभा सीटें हैं, वहां से 33% यानी 7 महिला सांसद चुनी गई। बीजू जनता दल के 12 लोकसभा सदस्यों में से 5 महिला सांसद हैं, यानी 50% से थोड़ा ही कम। इसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास लोकसभा की 22 सीटें हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं। वैसे अगर ओवरऑल की बात करें तो टोटल सीटों के हिसाब से बीजेपी नंबर 1 है। बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें से 42 जीती। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 54 महिला कैंडिडेट चुनाव में उतारी, लेकिन जीती सिर्फ एक, वो भी सोनिया गांधी। चूंकि लोकसभा में बीजेपी की सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, इसलिए बीजेपी की नेता दावा कर रही हैं कि उनकी पार्टी तो हमेशा से महिलाओं को सत्ता के शीर्ष पदों में पहुंचाते हैं। बीजेपी की सरोज पांडे ने इसके लिए सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण का उदाहरण दिया। हमारी मंशा पे सवाल करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ और एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी तब प्रधानमंत्री होते हुए उनके साथ में जो देश की सबसे मजबूत कमेटी है, उसमें स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय राजनाथ जी और अरुण जेटली जी थे। सुषमा स्वराज जी के पास में विदेश मंत्रालय था, निर्मला सीतारमण जी के पास में रक्षा मंत्रालय था, अरुण जेटली जी के पास में वित्त मंत्रालय था और राजनाथ जी के पास में गृह मंत्रालय था। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि घर और वित्त पुरुष संभाल रहे हैं, रक्षा और विदेश महिलाएं संभाल रही हैं। ये एक सुखद संयोग था। ये इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हमारी प्रतिभा का उपयोग किया, हम पर विश्वास किया और इसलिए आज ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यहां पर लाया गया। अब महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए 6 साल का इंतजार करना होगा। इसी बात से विपक्ष में सबसे ज्यादा गुस्सा है। आज शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा कानून नहीं बना होगा जिसे लागू करने के लिए इतने साल का इंतजार करना पड़े। इसका मतलब यही है कि सरकार की नीयत महिलाओं को बस एक झुनझुना थमाने की है। जेपी नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा दिस इज द ओनली वे वी कैन गिव रिजर्वेशन। मैं कहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, दिस इज नॉट द ओनली वे वी कैन गेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। 2010 का बिल ले आइए। 2010 का बिल लागू होता अगले लोकसभा इलेक्शन से। आप 73rd और 74th अमेंडमेंट देख लीजिए, वो फ्यूचर डेट के नहीं थे, वो इमीडिएटली इंप्लीमेंटेबल थे। पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा जो आने वाले 7 साल बाद लागू होगा। तो ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है, मैं मानती हूं उनको एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं, पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं। दरवाजा तो खोल रहे हैं, पर 7.5 साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं साथ में। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपको रोक रहा है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको रोक रहा है इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन से? तो दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, पूरी तरीके से जो आज मिठाई बांटते और खुशी होती है हम सब महिलाओं में, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की, तो जया बच्चन ने अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की पुरानी मांग दोहराई। जया बच्चन ने तो ये भी बता दिया कि उनकी पार्टी ओबीसी के लिए कितना और मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना आरक्षण चाहती है। हमने अपोज नहीं किया। We asked for the same thing, reservation within reservation. मगर it suited everybody. माफ करिएगा, आप लोगों के यहाँ बहुत विद्वान हैं, मगर आप लोग सही वक्त पर चुप रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।